आइए जरा इस मंजर की कल्पना करते हैं। ढलते सूरज की रोशनी में होर्मुज़ जल डमरू मध्य का एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता, जहां विशालकाय तेल टैंकर पूरी तरह से फंसे हुए हैं, हिल भी नहीं पा रहे। ऊपर घने काले सैन्य बादल छाए हैं और नीचे ईरानी गश्ती नावें आक्रामक तरीके से चक्कर लगा रही हैं। एक तरफ ये वैश्विक व्यापार संकट का खौफनाक दृश्य है, लेकिन इसके ठीक विपरीत एक बेहद शांत और आलीशान कमरे में उच्च स्तरीय राजनयिक शांति वार्ता चल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी आश्चर्य भरे विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। एक तरफ बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक एक पेज का शांति समझौता बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। कूटनीतिक दुनिया में गजब का उत्साह है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जीवन रेखा होर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरी तरह से ठप पड़ गई है। मतलब एक ही समय में शांति की उम्मीद भी है और एक हिंसक नाकेबंदी का खौफनाक यथार्थ भी। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, शांति वार्ता के बीच होर्मुज़ चोक। स्थिति एकदम साफ है। अगर हम इस तुलना को देखें तो एक तरफ शांति समझौते की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। एक पेज के दस्तावेज पर बातचीत चल रही है, शेयर बाजारों में भारी उछाल है, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले 24 घंटों में होर्मुज़ में आवाजाही बिल्कुल जीरो रही है। यकीन मानिए, एक भी जहाज ने खाड़ी से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल नहीं की है। कागजी शांति के दावों के बीच समुद्र में एक असली और गंभीर संकट खड़ा हो गया है। और ये सब शुरू कैसे हुआ? भाग 2, ऑपरेशन फ्रीडम का अचानक अंत। चीजें कितनी तेजी से बदलती है ना। सोमवार को अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया, ताकि अमेरिकी नौसेना वाणिज्यिक जहाज़ों को सुरक्षित रूप से एस्कॉर्ट कर सके। सब कुछ पटरी पर आता दिख रहा था, लेकिन फिर मंगलवार आते आते एक तगड़ा झटका लगा। ऑपरेशन फ्रीडम को अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के समाप्त कर दिया गया। ये सैन्य कमांड सेंटर्स के लिए ऐसा था जैसे अचानक खतरे के लाल सायरन बजने लगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पूरी स्थिति को पलट कर रख देता है। उनका कहना था, चूंकि ईरान के साथ हमारा दीर्घकालिक समझौता हो रहा है, हम ऑपरेशन फ्रीडम समाप्त कर रहे हैं, एस्कॉर्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब तर्क एकदम सीधा था कि जब ऐतिहासिक शांति समझौता हो ही रहा है, तो इन सैन्य एस्कॉर्ट्स पर पैसा और संसाधन क्यों लगाए जाएं? लेकिन इस फैसले का अंजाम बहुत बुरा हुआ। भाग 3, फ्रांसीसी कार्गो जहाज पर हमला। 32, जी हाँ 32, ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। समुद्री संगठन ने इस बात की पुष्टि की है कि इस संघर्ष के शुरू होने के बाद से नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाने वाली ये 32वीं घटना है। ये साफ दिखाता है कि ये जलमार्ग आम नागरिकों और वैश्विक व्यापार के लिए कितना खतरनाक बन चुका है। और ये 32वां हमला हुआ सेंट एंटोनियो पर, जो एक फ्रांसीसी संबद्ध कंटेनर जहाज़ है। ये वाकया सच में डराने वाला है। एक अंधेरी तूफानी रात में जब ये विशालकाय जहाज बिना किसी नौसैनिक सुरक्षा के गुजर रहा था, तभी उस पर एक ईरानी प्रोजेक्टाइल आ गिरा। डेक से धुआं उठने लगा, इमरजेंसी अलार्म बज उठे। और सबसे दुखद बात, इस हमले में जहाज पर मौजूद फिलिपिनो क्रू गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सिर्फ एक कूटनीतिक खेल नहीं है, यहाँ असली इंसानों की जान दांव पर लगी है। अब विशेषज्ञ इस हमले को किस तरह देखते हैं? क्या ईरान ने जानबूझकर फ्रांस पर हमला किया? दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं है। इसे समन्वय की कमी या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कहा जा रहा है। देखिए, जब तक ऑपरेशन फ्रीडम चल रहा था, जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह का कोऑर्डिनेशन था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी एस्कॉर्ट्स अचानक खत्म हुए, वो संचार टूट गया। नतीजा, बिना समन्वय के जो भी जहाज वहां से गुजरा, ईरानी सेना ने उसे शत्रु मान लिया। इस सब का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भाग 4, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर खतरा। इस नाकेबंदी का आर्थिक असर सच में बहुत विशाल है। उदाहरण के लिए CMA CGM को ही ले लीजिए। ये एक फ्रांसीसी समूह है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। और इस वक्त इनके 14 विशालकाय कंटेनर जहाज होर्मुज़ में फंसे हुए हैं। अगर उपग्रह से देखा जाए तो समुद्र में दूर दूर तक सिर्फ फंसे हुए तेल टैंकर और मालवाहक जहाज ही नजर आएंगे। ये ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और यहाँ एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई सामने आती है। खाड़ी में 48 से 72 घंटे तक सप्लाई लाइनों का ठप रहना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
अगर ये गतिरोध ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द दुनिया भर के सुपरमार्केट खाली होने लगेंगे। जो शेयर बाजार आज उछाल पर हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं। सच कहें तो एक विनाशकारी वैश्विक आर्थिक झटका बिल्कुल हमारे दरवाजे पर खड़ा है। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए नए खिलाड़ी मैदान में उतरे। भाग 5, फ्रांस और ब्रिटेन का हस्तक्षेप। जैसे ही अमेरिका पीछे हटा, एक बेहद सिनेमाई और तेज सैन्य मूवमेंट देखने को मिला। फ्रांस और ब्रिटेन के विशाल नौसैनिक बेड़े, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स शामिल हैं, तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर से अपनी तैनाती शुरू की, बहुत तेजी से स्वेज नहर को पार किया और अब वो दक्षिण लाल सागर में पहुंच रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, इस क्षेत्र में तुरंत स्थिरता लाना। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कूटनीतिक बदलाव है। फ्रांस और ब्रिटेन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिकी कोऑर्डिनेशन के भरोसे नहीं बैठेंगे। उन्होंने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि वे अब आज़ाद तरीके से नेविगेशन की स्वतंत्रता की गारंटी देंगे। मतलब हॉर्मोज़ का सीधा सुरक्षा नियंत्रण अब उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। ये दशकों पुराने पारंपरिक गठबंधन में आई एक बहुत गहरी दरार का सीधा सबूत है। और यही चीज़ हमें आज के आखिरी और सबसे बड़े पॉइंट पर लाती है। भाग 6, अमेरिकी प्रभुत्व में गिरावट। इस पूरे संकट ने ग्लोबल ट्रस्ट के सिस्टम को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मुख्य रूप से 2 बड़े बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। पहला, यूरोपीय सहयोगियों का अमेरिका पर से विश्वास टूट रहा है, और दूसरा, पश्चिम एशियाई देश भी अब ये समझ चुके हैं कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए वो अब सक्रिय रूप से नए सुरक्षा साझेदार तलाश रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बेहद गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब पश्चिम एशिया में अमेरिकी उपस्थिति कम होने लगती है और क्षेत्रीय शक्तियां अपने खुद के सुरक्षा ढांचे तैयार करने लगती हैं, तो वैश्विक स्थिरता का क्या होगा? क्या ये गठबंधनों के एक नए युग की शुरुआत है, या फिर आने वाले किसी बहुत बड़े संघर्ष की चेतावनी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।